हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है दिस इज़ फाउंड इन ओनली फीमेल्स, और वो भी कौन सी फीमेल प्राइमेट्स, राइट। प्राइमेट्स कौन होते हैं? मंकीज़, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। सिर्फ इनमें हायर मैमल्स हैं ये, इन्हीं में और वो भी फीमेल्स में है ऑब्वियसली। उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल्स का, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, राइट। नाउ मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये 28 डेज़ का होता है। साइकिल से आप समझ रहे हैं ना, यानी कि हर 28 डेज़ पे ये रिपीट करेगा अपने आप को। तो 28 डेज़ का मतलब है हम इसको ऑलमोस्ट मंथ ही कह देते हैं, है ना, कि एवरी मंथ इट इज़ रिपीटेड। एंड फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल्स में कब शुरुआत कब होती है इसकी? एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज आपको मैंने कहा था 10 to 12 या 13 ईयर्स है गर्ल्स में, जब उनमें फीमेल हार्मोन्स रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं, एग रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, तो दैट इज़ प्यूबर्टी। और साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन भी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो है उसको कहते हैं मेनार्की। ये इंपॉर्टेंट है एक नंबर के लिए, ठीक है। मेनार्की, पहली साइकिल की शुरुआत जो है उसको मेनार्की कहते हैं। उसके बाद ये हर मंथ रिपीट होती रहेगी, हर मंथ, या कह लो एवरी 28 डेज़, ठीक है। और ये ख़त्म कब होती है, स्टॉप कब होता है ये साइकिल? ऑलमोस्ट 45 to 50 ईयर्स की जब हो जाती है फीमेल जो है ना। तो जब ये रुक जाता है साइकिल या ख़त्म हो जाता है तो उसको कहते हैं मेनोपॉज। तो ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्टिंग जो है इसकी उसको मेनार्की कहते हैं, या फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मेनार्की कहते हैं, और लास्ट मेंस्ट्रुएशन या जब ख़त्म हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। सो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन एक लाइन की जो है, द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल वर्ड जो है इसको आप समझिए, ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिखेगा, यहाँ से देखिए आप 1 2 3 4 5 इस तरह से करते करते ये 28 डेज़ का एक पूरा साइकिल है, ठीक है। क्लॉकवाइज इसको आपने देखना है। तो इस पूरे साइकिल को 3 फेजेस में बांटा गया है। पहले 4 डेज़ जो हैं दिस इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज़। उसके बाद 14 दिन और उसको कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़, और अगले 10 दिन जो हैं उसको कहते हैं सिक्रीटरी फेज़। तो इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा। कहने का मतलब पहले 4 दिन ये चलता है, 14 दिन ये चलता है, 10 दिन ये चलता है, एक साइकिल हो गया। देन अगेन 4 दिन ये, 14 दिन ये, 10 दिन ये, सेकेंड साइकिल, ऐसे हर महीने या एवरी 28 डेज़ ये रिपीट होता रहता है, राइट। दिस इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जैसा हमने कहा इसको 3 फेजेस में बांटा है। पहली है, वैसे तो आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हो, जैसे मान लो प्रोलिफरेटिव फेज से शुरू करना है आपने यहाँ से, तो ये ऐसे चलेगा ना, 14 दिन ये, 10 दिन ये, 4 दिन ये, यहाँ ख़त्म, फिर दोबारा 14, ऐसे। बट इसको स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज से। एक्चुअली जो मेंस्ट्रुअल फेज का पहला दिन है उसको डे 1 काउंट करते हैं। सो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या क्या चेंजेस आती हैं और कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, उसी तरह इनमें भी ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली यही होता है, हार्मोन से रिलेटेड होता है। कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो इसके लिए आपको पीछे भी मैंने थोड़ा सा एक दिन फीमेल हार्मोन्स के बारे में बताया था जो कि ब्रेन से आते हैं, है ना, पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन से होते हैं? FSH और LH, ये आपको बताया था मैंने। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी से आते हैं। जबकि ओवरी अपने खुद के जो हार्मोन्स बनाती हैं उनके नाम है एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो यहाँ आप देखोगे इन सभी हार्मोन्स का रोल रहता है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो इसकी पहली फेज़ हम ले रहे हैं, दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल फेज़, जो कि 4 दिन की होती है ना, या 3 से 5 दिन कह सकते हो आप इसको। दिस इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज़ या ब्लीडिंग फेज़। ब्लीडिंग फेज़ क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इस दौरान ब्लीडिंग अकर्स थ्रू द वजाइना, ठीक है। और ये ब्लड कहाँ से आता है या क्यों आता है उसके लिए आपको बता दें कि जो एग रिलीज़ होता है ओवरी से, मैंने आपको कहा था वो यूट्रस में पहुँचता है ना, यहाँ से ओवरी से रिलीज़ होके इस ट्यूब के जरिए यूट्रस में पहुँचता है, और यहाँ
अगर उसको स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं मिलते हैं, इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, तब वो एग भी डीजेनरेट हो जाता है, प्लस ये जो यूट्रस की वॉल में अंदर लाइनिंग है उसकी सबसे अंदर वाली लेयर आपको बताई थी एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम जो है ये गिर जाती है एक्चुअली, इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, तो उस वजह से ब्लड जो है वो इट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना, धीरे धीरे करके 4 दिन तक ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। सो ब्लीडिंग फेज़ भी इसको कहते हैं या मेंस्ट्रुअल फेज़। तो ये तो हुआ 4 दिन का जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है पहला। इसके बाद आपको बताया कि फॉलिकुलर फेज़ या प्रोलिफरेटिव फेज़ 14 दिन का, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज़ भी इसी का नाम है और फॉलिकुलर फेज़ भी कुछ भी कह सकते हैं। 14 डेज़ का ये होता है और इस दौरान जैसा कि इसका नाम बता रहा है ना, फॉलिकल जो ग्राफियन फॉलिकल्स ओवरी में होते हैं दे ग्रो ड्यूरिंग दिस टाइम एंड बिकम फुली मैच्योर। ये जो ओवरी का डायग्राम हमने किया था इसमें आपको बताया था कि किस तरह से ये ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है धीरे धीरे, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है जिसके अंदर ये एग है। एग इस टाइम सेकेंडरी oocyte की स्टेज में होता है ना, अभी उसमें सिर्फ मियोसिस 1 हुई होती है, 2 नहीं हुई होती। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, एक बार बोर्ड में इसका भी डायग्राम आ चुका है, यानी कि डायग्राम ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो अगर आ ही जाता है ये तो इसमें ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल एक यहाँ पे तो सेल दिखाना है आपने ज़रूर, है ना, दिस इज़ द सेकेंडरी oocyte या ओवम बनने जा रहा है जो। उसके अलावा ओवम के बाहर आपको मेम्ब्रेन बताई थी एक ज़ोना पेल्यूसिडा, तो वो भी शो कर देनी है। बाकी इसका जो सेल है ओवम का अंदर उसको क्या कहते हैं, इसका जो न्यूक्लियस है सॉरी, है ना, उसको जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। और बाकी ये छोटे छोटे सेल्स आसपास ये सारे फॉलिकुलर सेल्स हैं। और यहाँ ये जो कैविटी है इसको आपको कहा था दिस इज़ कॉल्ड एंट्रम, है ना। तो बस इतनी सी लेबलिंग करके इस तरह से आप इसका डायग्राम बना सकते हो। सो फॉलिकुलर फेज़ की हम बात कर रहे थे। इस दौरान जो फॉलिकल्स हैं दे ग्रो टू बिकम, प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं दे बिकम ग्राफियन फॉलिकल्स। इसके अलावा इस फेज़ में ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं, गोनाडोट्रोफिन्स जो कि पिट्यूटरी से आएंगे ना, LH और FSH। ये देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम ही इसका वो है ना, ब्रेन से आता है ये ओवरी को और यहाँ आकर फॉलिकल सेल्स को ग्रो करने में मदद करता है। दूसरी तरफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये भी ब्रेन से आता है और इन दोनों का ही काम देखिए क्या है कि दे स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन्स कौन बनाएगा, ये ओवरी बनाती है ना, ओवरी के अंदर कौन, जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो, ठीक है। ये दोनों हार्मोन तो ब्रेन से आ रहे हैं, आकर ये यहाँ पर ओवरी में एक तो ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर करने में हेल्प कर रहे हैं, दूसरा इनसे इनके हार्मोन्स रिलीज़ करवाते हैं ये जो कि हैं एस्ट्रोजन्स, राइट। सो ये सब कुछ 14 दिन की ये जो फॉलिकुलर फेज़ है इस दौरान ये सारा होता है। और इसमें ही इसी फेज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका ही स्टेप है ये, दैट इज़ ओव्यूलेशन। तो उसको ओव्यूलेटरी फेज़ कह दिया इसने, वैसे आप इसको हटा सकते हो, ये पूरा वही है, सेम ही है 14 दिन का। यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो 14 दिन का फॉलिकुलर फेज़ या प्रोलिफरेटिव फेज़ है इसमें लगभग यहाँ, ठीक है, 14वां दिन कहाँ से काउंट किया है, यहीं से डे 1 ये मेंस्ट्रुअल फेज़ का अगर हम काउंट करें तो लगभग मिडवे हुआ ना, साइकिल 28 दिन की है, तो 14वें दिन क्या हो रहा है, एग रिलीज़ होता है ओवरी में से, दिस इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। ये ओव्यूलेशन कहते हैं इसको, रिलीज़ ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। ये वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि ओवरी के अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं लेकिन एट अ टाइम एक रिलीज़ होता है, तो वो यहाँ से जब निकल जाता है तो उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। एंड दिस हैपन्स ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज़, राइट। और एग को रिलीज़ करवाने में LH का काफ़ी ज़्यादा रोल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। इनफैक्ट ये दोनों ही हार्मोन्स जब एग रिलीज़ होता है 14वें दिन तो इन दोनों हार्मोन्स का लेवल काफ़ी हाई होता है, पीक पे होता है, ठीक है। तो ये हुआ फॉलिकुलर फेज़ 14 दिन का, जिसके दौरान ओव्यूलेशन भी हुआ है। और उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड फेज़, दैट इज़ द ल्यूटियल फेज़ या सिक्रीटरी फेज़।
ठीक है, सिक्रीटरी या लूटियल एक ही बात है। नाउ दिस फेज़ कितने दिनों की होती है? ये 10 डेज़ की। एंड व्हाट हैपन्स, देखो लूटियल फेज़ क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें जो ग्राफियन फॉलिकल था जिसके अंदर एग था, है ना, डेवलपिंग एग था, सेकेंडरी oocyte स्टेज में था, वो निकल गया ना, हमने कहा ओव्यूलेशन हुआ ना, ठीक है। तो जो एग निकल गया, बाकी पीछे क्या बच गया? खाली फॉलिकल बच गया। और वो जो खाली फॉलिकल है इट विल चेंज इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है, इसकी वजह से इसका नाम ल्यूटियल फेज़ रखा है। और अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक और हार्मोन बनाएगा एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एग तो चला गया ओवरी में से, लेकिन जो पीछे बच गया ग्राफिन फॉलिकल वो चेंज हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में। और उस कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या बनाना शुरू कर दिया? एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या है? देखो, ये जो यूट्रस की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम है ना, उसको डेवलप करेगा। क्यों डेवलप करेगा? क्योंकि यहाँ से एग निकल चुका है और इन केस फर्टिलाइजेशन होती है तो यहाँ पर जाइगोट बनेगा, धीरे धीरे एम्ब्रियो डेवलप होगा ना, इसलिए एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो बहुत ज़रूरी होगी ना। तो इसकी डेवलपमेंट करवाता है ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस फॉर फ्यूचर इम्प्लांटेशन, ठीक है। सो लेकिन अगर हम बार बार ये कह रहे हैं अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो, अगर नहीं होती है फर्टिलाइजेशन देन जो एग है वो डिजेनरेट हो जाएगा, वो निकल जाएगा, प्लस ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है हमने कहा ये भी निकल जाएगी। एंड दिस विल स्टार्ट अगेन, कौन सी फेज़ शुरू हो जाएगी? ब्लीडिंग फेज़ या मेंस्ट्रुअल फेज़, जो कि फिर से 4 दिन की होगी, ठीक है। तो इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। 4 दिन की ब्लीडिंग फेज़, देन LH एंड FSH विल स्टार्ट, ब्रेन से आने शुरू हो जाएंगे, है ना। ये फॉलिकुलर फेज शुरू हो जाएगा, 14वें दिन एग रिलीज़ हो जाएगा। एग के रिलीज़ होने से पीछे कॉर्पस ल्यूटियम बचेगा। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाएगा जो कि एंडोमेट्रियम को बढ़ाता रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो एंडोमेट्रियम गिर जाएगा और एग भी उसके साथ निकल जाएगा वजाइना से बाहर। एंड दिस इज़ इन फैक्ट कॉल्ड वीपिंग ऑफ द यूट्रस फॉर द लॉस्ट ओवम, है ना। सो दिस इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको थोड़ा सा इसकी जो रिवीजन है वो हम यहाँ इसकी मदद से करेंगे, इस ग्राफ की मदद से। और ये ग्राफ भी CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, PMT पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार ही आता है ग्राफ। इस ग्राफ में एक्चुअली 4 चीज़ें इन्होंने शो कर रखी हैं। ये LH और FSH जो कि पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं उनका लेवल शो कर रहा है। यहाँ पर जो ओवरी के हॉर्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उनका लेवल शो हो रहा है। ये डेवलपिंग फॉलिकल है ना, ग्राफियन फॉलिकल कैसे कैसे डेवलप होता है और जब उसमें से एग निकल जाता है तो वो कॉर्पस ल्यूटियम में तब्दील हो जाता है, वो शो कर रहा है। और यहाँ पे ये शो कर रहा है एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम, जो धीरे धीरे बढ़ती रहती है हमने कहा, और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो गिर जाती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो उसकी ये यहाँ पर पिक्चर शो कर रहा है। तो इस ग्राफ में बेसिकली 4 चीज़ें हैं जो कि डे वाइज 28 डेज़ का जो साइकिल है उसके अकॉर्डिंगली ये देखो आप 1, 3, 5, 7 इस तरह से डेज़ यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं। तो 1 to 4 डेज़ में ये देखो मेंसेस लिखा है ना, यहाँ पर ब्लीडिंग होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बढ़ती जाती है और 28 डेज़ के बाद फिर से वही है ना गिर जाएगी, तो फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। जहाँ तक इन दोनों हार्मोन्स का सवाल है LH और FSH का, तो ये आपको कहा डे 14 पे है ना पीक आता है इनका। तो यहाँ आप देख सकते हैं 14th डे, 13 और 15 के बीच में ना 14th डे पे LH और FSH जब ओव्यूलेशन होता है ना, जब एग रिलीज़ होता है ओवरी से, वो पॉइंट दिखा रहा है ये। ओव्यूलेशन के टाइम LH और FSH का लेवल काफ़ी हाई होता है और साथ ही साथ इसका भी, एस्ट्रोजन का भी, ठीक है। ये ब्लू वाला एस्ट्रोजन हार्मोन है, रेड वाला प्रोजेस्टेरॉन है,
ये दोनों ओवरीज बनाते हैं ना, फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो एस्ट्रोजन्स बनाते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। सो इस तरह से इनका लेवल ये चल रहा है। प्रोजेस्टेरॉन तो कब है हाईएस्ट, जब आप यहाँ देख रहे हो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग भी, क्योंकि यही मेंटेन करता है, तो यहाँ ये हाईएस्ट है, तो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग भी प्लस इसको प्रोजेस्टेरॉन को कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है ना, तो यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, तो नेचुरली ये आपस में रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। बाकी ये वाला भी सेम है, ग्रेफियन फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है। जब एग निकल गया तो पीछे जो बच गया उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और धीरे धीरे ये भी डिजेनरेट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये भी डिजेनरेट हो जाएगा। तो ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये टॉपिक जो है आपका, इसमें एक और चीज़ जो है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्ट्रस साइकिल, क्योंकि हम कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ प्राइमेट्स में मिलती है, ठीक है, प्राइमेट्स का मतलब मंकीज, एप्स और ह्यूमंस में। तो बाकियों में, बाकी जो मैमल्स हैं जैसे काउ, शीप, रैट, डियर्स, डॉग्स एक्सेट्रा, इनमें कौन सा साइकिल होता है, इनमें होता है ईस्ट्रस साइकिल। तो ये दोनों रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं। फ़र्क क्या है, लेकिन ये सिर्फ प्राइमेट्स में होता है, ये नॉन प्राइमेट्स में होता है। इसके अलावा और जो डिफरेंसेस हैं वो भी आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपने कर लेना है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है दिस इज़ प्रेजेंट इन प्राइमेट्स, दिस इज़ प्रेजेंट इन नॉन प्राइमेट। सेकेंडली, इस केस में फीमेल्स जो हैं दे शो सेक्शुअल अर्ज इस साइकिल के दौरान, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, इसको ईस्ट्रस पीरियड को हीट पीरियड भी कहते हैं, जिस दौरान जो फीमेल है इट इज़ रेडी फॉर कॉपुलेशन, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है एंड कॉपुलेशन कैन अकर ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द साइकिल। बाकी यहाँ पर जैसे एंडोमेट्रियम जो है वो गिर जाता है जिसके कारण ब्लीडिंग होती है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ब्लीडिंग डज नॉट अकर, राइट। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन को भी आपने ज़रूर तैयार कर लेना है। थैंक यू फॉर टुडे।